दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 19 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो समय न जाया करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आज हमारे लिए खास प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए हाथियों से संबंधित एक प्रश्न लाया हूं और आज ये हमारा पहला प्रश्न होगा। बात आती है कि सर हाथियों से संबंधित यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने देखा होगा या सुना होगा टीवी पर कि केरल में एक ऐसी घटना घटी जिसमें हाथी के मुंह में जो है एक पटाखा रख दिया गया था और उसके फटने की वजह से एक हाथी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद सरकार बड़ी एक्टिव हुई और वहां पे तो एक हाथी की घटना थी, यहां पे 18 हाथियों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी बात है, कितनी? 18 हाथियों की मृत्यु हो गई। ये प्रश्न जो है दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि घटना है असम की। असम में रेल की पटरियों को पार करते हुए कुल 18 हाथियों का एक्सीडेंट हो गया और इसके दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न क्या हो गया, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कि हाथियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है और यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया, तो याद रखेगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। इन आंकड़े में आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा गलत आंकड़ा ये बताना है। पहला कथन लिख रहा है कि पिछले 10 वर्षों में कुल 186 हाथियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। जो ऑफिशियल डेटा है वो ये कहता है कि हाथियों की मृत्यु की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखेगा 186 हो गई। क्या ये सही है? पहला तो ये है। दूसरा लिख रहा है कि केरल में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु हुई है। कुल 62 हाथियों की मृत्यु कहां पर हुई है? केरल में हुई है। क्या ये कथन सही है? ठीक है। तीसरा कथन लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 सालों में मात्र एक हाथी की मृत्यु हुई है। क्या यह कथन सही है? तीसरा लिख रहा है कि हाल ही में असम में 18 हाथियों की मौत एक साथ हो गई। यह तो मैंने आपको बता दिया। मतलब चौथा कथन तो सही है। आपसे पूछा असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, तो गलत याद रखें दोस्तों, यहां पर गलत है ऑप्शन नंबर 2। याद रखेगा जो सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु हुई है कुल 62 हाथियां, ठीक है, ये केरल से संबंधित नहीं है। ये कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक है, असम में अब तक कुल 62 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक हाथी की मृत्यु हुई है। टोटल हाथियों की मृत्यु कितनी हुई है? 186 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ये तो इस प्रश्न से रिलेटेड बातें रही। अब कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं जो आपको अच्छे से जानना चाहिए। देखिए कुछ दिनों पहले जो है सरकार ने एक योजना लाया था, ठीक है, लाया गया था सरकार की तरफ से, जिसका नाम था हाथी परियोजना। क्या नाम था? हाथी परियोजना। इस परियोजना के तहत दोस्तों कैसे हाथी के जो आवास हैं उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, जो हाथी बंदी गृह में किसी तरीके से बंद हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। ठीक है, हाथियों के लिए आपने सुना होगा कि जो है कई जगह पर जो है हॉस्पिटल भी खोले गए। जैसे आपने सुना कि हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में जो है हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया, वहां पर हाथियों का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, चिकित्सा सुविधा उनको दिया जाता है। इस तरह की चीजें भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाथी परियोजना जो आई थी दोस्तों, ये सबसे पहले आई थी 1992 में। कब आई थी? हाथी परियोजना आई थी 1992 में। ठीक है, चलिए ये तो खैर अलग बात है। तो कुल मिला जुला के हाथियों की रक्षा करने के लिए चीज बनी थी। इसके बाद दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि जब कहीं जंगलों से रेल की पटरियां गुजरती हैं, ऐसे में हाथी जब उस रेल की पटरी को क्रॉस करते तो कहीं ना कहीं जो है उनका एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसके लिए दोस्तों बीच में एक योजना आई थी जिसका नाम था हनी बी करके नाम था। ठीक है, तो उसमें क्या था दोस्तों, मधुमक्खी की एक आवाज, क्योंकि मधुमक्खी की आवाज से हाथी जो है दूर भागते हैं, इसलिए जब कभी ट्रेन आती थी तो वहां पर साउंड लगे होते हैं तो उससे मधुमक्खियों की आवाज निकलती थी कि अगर वो आवाज निकल रही मतलब ट्रेन आने वाली और जल्दी से हाथियां जो है पटरियों को खाली कर दें। इस तरह की बाकी बातें थी। तो रेलवे बहुत एक्टिव होकर के सब काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जंगलों में इस तरह की घटनाएं हो ही जा रही हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया, आंकड़े में 2-3 आंकड़ा आप और याद रखेगा। पहला आंकड़ा तो आपको याद रखना है कि कुल 2 हाथियों की मृत्यु हुई है, वो कितनी हुई है? 186 हुई है। पहला तो याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र हाथी का डेथ हुआ, यह भी याद रखेगा, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। असम दोस्तों याद रखेगा, ये पहले नंबर पे सर्वाधिक मृत्यु असम में है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है, तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर आता है। और जो आपका वो है उड़ीसा है, यह आपका तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये क्रमशः 3 राज्य हैं जहां पर हाथियों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। वो 3 राज्यों के नाम यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाथियों की कुल संख्या इस समय अगर पूरे भारत में, अच्छा एक चीज और बता दूं, हाथियों की जनगणना भी की जाती है। क्या किया जाता है? हाथियों की जनगणना भी होती है। जनगणना हर 5 वर्ष पे होती है, हर 5 साल पे यह जनगणना हुई थी। पिछली बार जनगणना हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में
हुआ था, और तब जो हाथियों की कुल संख्या बताई गई थी वो बताई गई थी 27,312। ठीक है, तब हाथियों की संख्या कितनी थी? 27,312 यह हाथियों की कुल संख्या थी जब आपकी पिछली जनगणना हुई थी। ठीक है, उसके बाद से ये आंकड़े बदलते रहते हैं। एक चीज और याद रखेगा, अगर सबसे ज्यादा हाथी की बात करें, किस राज्य में सबसे ज्यादा हाथी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बताइएगा सबसे ज्यादा हाथी है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक इस मामले में नंबर 1 पर है। असम लेकिन यहां पर नंबर 2 पर है। असम याद रखेगा, असम में सबसे ज्यादा हाथी, इसलिए असम में मृत्यु भी ज्यादा होता है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों केरल। तो आपको ये वाला डेटा भी याद रखना है। हाथियों के बारे में कम से कम इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक रेलवे जो है एक जो है योजना चला रही है MOEFCC के साथ मिलकर के। किसके साथ? MOEFCC के साथ मिलकर के योजना चला रही है कि कैसे हाथियों के इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। जहां पे रेलवे पटरियां गई हैं वहां पर कोई ओवरब्रिज बनाया जाए या कोई अंडरपास बनाया जाए, ताकि जो जीव जंतु जो जानवर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा एक जो है रोपवे का निर्माण किया गया था, रोपवे का। ठीक है, ग्रीन रोपवे उसको बोला जाता है, कि जो जीव जंतु हैं वो ऊपर से, ठीक है, फ्लाईओवर टाइप का बनाया गया था। इको बोलते हैं, इको फ्रेंडली रोपवे उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी बनाया गया था। तो इस तरह की योजनाएं समय समय पर चल रही हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं और चीजें पढ़ लेते हैं। लिख रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से यह डेटा आया है। कह रहा है कि जो है 2009-10 से लेकर के 2020-21 के बीच में भारत में ट्रेनों की चपेट में आने वाली हाथियों की कुल संख्या कितनी है? 186 हाथियों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। सर्वाधिक जो है 62 हाथियां कहां पर मृत्यु हुई हैं? असम में, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। याद रखेगा, पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में कुल 27 हाथियों का डेथ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र हाथी का डेथ हुआ है। ये चीजें याद रखेगा। बाकी देखिए, लिख रहा है कि रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच में समझौता भी हुआ है और एक समिति भी गठन किया गया है कि इसको हम कैसे लागू करें। और इसमें क्या होगा दोस्तों, तो जो ट्रेन को चलाने वाले जो लोको पायलट होते हैं उनको स्पष्ट दिखाई देने के लिए जगह जगह पर संकेतों, जगह जगह पर चित्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे पटरियों के किनारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों की सफाई की जाएगी। हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास या ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। रेलवे पटरियों के संवेदनशील हिस्से की नियमित गश्ती किया जाएगा, पेट्रोलिंग किया जाएगा, ताकि जो है उन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा सके या इस तरह की चीजें की जा सके कि वहां पर जीव जंतुओं का एक्सीडेंट न होने पाए। बाकी के एक्स्ट्रा आंकड़ा दोस्तों यहां पर यह है कि अभी MOEFCC ने जो है जो भी हाथी परियोजना के तहत आने वाले राज्य हैं उन राज्यों को 212 करोड़ रुपए भी जारी किया है इस योजना को लागू करने के लिए। ठीक है, 1992 में हाथी परियोजना आया था। उसमें हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना, बंदी गृहों से जो है हाथियों को मुक्त कराना, और हाथी परियोजना के अंतर्गत ही प्रत्येक 5 वर्षों में हाथियों की जनगणना की जाती है। 2017 में जनगणना हुई थी, अगली जनगणना 2022 में होगी। और अभी हाथियों की कुल संख्या कितना हो गया है, तो याद रखेगा 27,312, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा कि हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला, जो कि 45,000 साल पुरानी गुफा कला है, यह कहां से प्राप्त हुआ है? एक नया शोध हुआ, एक नया खोज हुआ है, उसमें आपको बताना है कि यह गुफा चित्र जो है यह कहां से मिला है। दोस्तों अक्सर करके जब हमारे यहां परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, खास करके भीमबेटका से प्रश्न पूछा जाता है। कहां से? भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की खासियत है दोस्तों कि भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं, ठीक है, वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि वो जो है मेलजोल खाते कहां से? जब आदिमानव रहा करते थे उस समय से मेलजोल खाते। और अगर हम अजंता एलोरा की बात कर दें तो ये गुफाएं बहुत बाद में बनी। जैसे कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया और अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। तो ये तो बहुत बाद में बने हैं। और जो एलिफेंटा वगैरह की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो भी बाद में बने हैं। अगर भारत में सबसे पुरानी गुफा की बात करेंगे, गुफा चित्रों की बात करेंगे, तो वहां पर भीमबेटका आता है। लेकिन यहां पर 45,000 साल, ठीक है, 45,000 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है। ठीक है, सबसे पुरानी गुफा कला ये मिला है दोस्तों, और ये मिला है इंडोनेशिया के सुलावेसी में। कहां पर मिला है? इंडोनेशिया में एक द्वीप है, ठीक है, एक आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी। 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है आइलैंड, और यहां पर मिला है। अभी जनवरी में दोस्तों यहीं पर शोध हुआ था। तो यही में यहां पे पास में, एकदम सुलावेली के पास में ही, याद रखिए, एक ऐसा गुफा खोजा गया जहां पर बहुत पुराने 45,000 साल पुराने एक सुअर का
का चित्र मिला था, ठीक है, वो भी उस समय से चर्चा में बना था। उसके बाद से दोस्तों इस तरह लगातार वहां पर गुफा चित्र मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों इंडोनेशिया के सुलावेसी से मिला हुआ है, सुलावेसी से, इसको याद रखेगा। जांच के बाद शोधकर्ताओं ने बताया कि यह गुफा 45,000 साल से 20,000 साल पहले के प्लेस्टोसीन युग से जो है संबंध रखती है, यह भी याद रखेगा। सुलावेसी की गुफा कला यूरोप की जो प्रागैतिहासिक काल की गुफा कला है उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है। तो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी गुफा शैली जो है अब तक अगर माना जाए तो वो इंडोनेशिया के सुलावेसी से है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है उस दौरान गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज ये कला प्रेमी हुए करते थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने गुफाओं के दीवारों पर इस तरह के चित्रों को उकेरा। बात आता है कि दोस्तों रंग कहां से मिला, तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें कि यहां पर जो चित्र बनाए गए ये इसमें किसका इस्तेमाल किया गया, तो याद रखिए सहतूत के पेड़ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सहतूत रेशम कीट का पालन यहीं पर होता है, तो उसके जो है रस से यहां पर गुफा चित्रों का निर्माण किया गया है, जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी में स्थित है। लिख रहा है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में जंगली सुअर की एक पेंटिंग पाई गई है, जो कि लगभग 1,74,000 स्क्वायर फीट में ये चित्र नहीं, ये पूरा का पूरा गुफा फैला हुआ है, उसमें एक चित्र पाया गया है। पास की गुफा में 45,000 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना जानवर जिसको मस्सा सुअर का नाम दिया जाता है वो चित्र मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह किस देश में 300 सालों से विलुप्त हो गए सारस फिर से देखे गए। 300 साल मतलब 30 साल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे याद रखिए 300 साल, यानी अगर बात करिए दोस्तों सन 1700 की, तो उसके बाद से इस देश में सारस नजर नहीं आए थे और अचानक से दोस्तों अब विलुप्त हो चुके सारस एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना दोस्तों कि यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा है दोस्तों आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और ग्रीनलैंड। तो याद रखें दोस्तों ये कहानी है आयरलैंड की। कहां की कहानी है? आयरलैंड की कहानी है। आयरलैंड से क्या लिया गया हमारे संविधान में? आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या ऐड किया गया? तो याद रखिए जो हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में बताया गया भाग 4 में। कहां पर बताया गया है दोस्तों? भाग 4 में बताया गया है, नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसको याद रखेगा, नीति निदेशक तत्व। और इसके लिए धारा दोस्तों को धारा कर रहा हूं, इसके लिए मूल विधि पढ़ाते पढ़ाते धारा याद आ गया, ठीक है। तो याद रखें इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखें अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में ये बातें आती हैं, ठीक है। ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, इसको भी आप याद रखेगा। तो आयरलैंड दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर है, जहां पर 300 सालों से विलुप्त हो चुके सारस एक बार फिर नजर आने लगे। इन सारस की खासियत है दोस्तों ये साल में सिर्फ 2 अंडे देते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले पक्षी दोस्तों माने जाते हैं सारस। अगर इनके पंखों की बात करेंगे तो इनके पंख बहुत लंबे होते हैं, 7-7 फीट दोस्तों इसकी जो चौड़ाई होती है, इसको भी याद रखें, ठीक है। ये चीजें हैं। इसके अलावा जो यहां से इंपॉर्टेंट बातें हैं, 1-2 बातें और आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा कि ये अभी दिखे कहां पर है। तो आयरलैंड में दोस्तों एक जगह है, एक स्थान है जिसको बोलते हैं बोक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? बोक्स बोलते हैं। उस बोक्स स्थान पे ये देखे गए। एक्चुअली में अगर बात किया जाए कि सारस कहां पर पाए जाते हैं आमतौर पर, तो आपने देखा होगा कि खास करके जो छिछले पानी होते हैं, जहां पर जैसे जहां पर दलदली भूमि है, जहां पर जो छिछले वाले हिस्से में जो तालाबों के हिस्से वहां पर, या फिर जो आर्द्र भूमियां है वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो बॉक्सी है दोस्तों यहां पर भी वेटलैंड है, और यहीं पर दोस्तों इसके तह में जाएंगे तो वहां पर पीट कोयला मिलेगा। पीट कोयला जीवाश्म ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयरलैंड ये उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित जगह है जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में लोगों को गर्म करने के लिए वो पीट कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है कि 1700 साल से आयरलैंड में सारस क्या हो गए थे? विलुप्त हो चुके थे। उनके आवासों का विनाश हो चुका था। वे उथले पानी प्लेटफॉर्म में घोंसले बनाकर रहते हैं। ये एक बार में केवल 2 अंडे देते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी हैं और 4 फीट लंबे होते हैं, और पंख जो होते हैं ये जो वहां वाले सारस हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, क्रॉस सारस। तो लिख रहा है उनके पंखों का फैलाव 7 फीट तक का होता है। सारस आर्द्र भूमि और घासों के मैदानों पर निर्भर होते हैं। सारस आमतौर पर आयरलैंड के बोक्स में पाए जाते हैं। बोक्स दलदल स्पंजी आर्द्र भूमि है जो पीट जमा करती रहती है। और ये पीट क्या होता है? तो पीट एक तरह का जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग उत्तरी यूरोप में घरों और व्यवसायों को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखेगा, आपके लिए आवश्यक तथ्य हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। लिख रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा
विचकोम्बे। विंचकोम्बे क्या है दोस्तों, ये आपको बताना कह रहा है मेघालय में खोजी गई गुफा का नाम है विचकोम्बे। दूसरा लिख रहा है उल्का पिंड का कोई टुकड़ा है। तीसरा लिख रहा है मंगल ग्रह से प्राप्त कोई चट्टानी टुकड़ा है, या फिर अरब देशों द्वारा फिलिस्तीन को दिया गया कोई डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। डिफेंस सिस्टम केवल किसके पास था, इजराइल के पास था। ठीक है, जिसको आयरन डोम का नाम दिया गया था। उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या दिया गया था, आयरन डोम का नाम दिया गया था। ठीक है, आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिलिस्तीनियों ने बहुत सारे मिसाइल दागे, लेकिन आयरन डोम ने पूरी तरह से इजराइल की रक्षा किया। तो यहां पर यह वाला उत्तर नहीं है। मंगल ग्रह से प्राप्त चट्टानी टुकड़ा, यह भी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अभी मंगल ग्रह से इस तरह का कोई चट्टानी टुकड़ा नहीं आया हुआ है जिसका यह नाम हो। और मेघालय के गुफा से भी संबंधित नहीं, यह है एक उल्का पिंड का टुकड़ा। यह उल्का पिंड का टुकड़ा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी यह उल्का पिंड हाल फिलहाल में फरवरी महीने में ये इंग्लैंड के पास में एक जगह है, उस शहर का नाम है बिचकोम्बे। ठीक है, उस बिचकोम्बे शहर में गिरा, इसीलिए इसको बिचकोम्बे कहा जा रहा है। ठीक है, इस उल्का पिंड के टुकड़े का नाम ही क्या दे दिया गया, बिचकोम्बे नाम दे दिया गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों हमारे लिए, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो टुकड़ा है ये बहुत पुराना टुकड़ा है। कहा जा रहा है कि ये जो टुकड़ा है दोस्तों, इसके बारे में कहा जा रहा है कि कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। किससे, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। और यह कितना पुराना है, तो याद रखिए 4.5 अरब वर्ष पुराना है दोस्तों, ऐसा माना गया। ठीक है, कितना, 4.5 अरब वर्ष पुराना यह टुकड़ा है, ऐसा माना गया। अब इसको प्राप्त होने के बाद, अच्छा ये न्यूज में कब आया, अगर ये फरवरी में गिरा था तो आज हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको एक संग्रहालय, एक म्यूजियम में, ठीक है, एक ऐतिहासिक म्यूजियम है, वहां पर इसको जो है प्रदर्शित करने के लिए रखा जा रहा है। एक बार फिर से चर्चा में आ गया, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इस टुकड़े से क्या पता चल पाएगा, तो यह टुकड़ा माना जा रहा है कि जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था उस समय इस टुकड़े का निर्माण हुआ था। तो इससे बहुत कुछ जो है पता चल सकता है, बहुत कुछ सौरमंडल के बारे में जानकारी मिल सकती है कि कैसे उसका निर्माण हुआ, ये सारी बातें जान सकते हैं लोग। एक चीज और यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है, उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है। ठीक है, उल्का पिंड, और एक और शब्द है उल्कास्म। क्या नाम है, उल्कास्म। तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे उल्का तब हम बोलते हैं दोस्तों, उल्का तब बोलते हैं जैसे धूल के कण के आकार से लेकर के एक छोटे क्षुद्रग्रह के आकार तक के होते हैं, और ये सूर्य के चारों तरफ दोस्तों घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये उल्का कहलाते हैं। जब कभी कोई उल्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे में वो तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, या तो उल्का जलकर नष्ट हो जाता है, या तो वो उल्का आकर के जमीन पर गिर जाता है। तो जो नष्ट होता है वो उल्कास्म हो जाता है, और जो आकर के गिरता है वही क्या हो जाता है, उल्का पिंड होता है। तो यह भी एक तरह का उल्का पिंड है, ये विनकोम्बे। ठीक है, विचकोम्बे, इसको भी याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। लिख रहा है विचकोम्बे उल्का पिंड का टुकड़ा फरवरी 2021 में यूके के विचकोम्बे शहर में गिरा था। अब इसे राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार उल्का पिंड को कार्बोनेसियस उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। एक मोटी मोटा अंतर जो था मैंने आपको बता दिया है, पर आगे बढ़िए आपको और भी चीजें मिलेंगी। लिख रहा है कोयला जैसा दिखने वाला यह उल्का पिंड लगभग 4.5 अरब साल पहले का है। यानी अगर इसके बारे में हम कुछ पता करते हैं तो इससे हमें सौरमंडल के बारे में नए नए जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी। इसके अलावा दोस्तों नासा के द्वारा एक मिशन भी चल रहा था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ठीक है, इस ओसिरिस रेक्स को भेजा गया है क्षुद्र ग्रह से मिट्टी के कण लाने के लिए, और ये पहुंच गया है, रिसीव कर लिया, और अब ये वापस आ रहा है। तो बहुत जल्द जो है ये आ जाएगा, तो उसके माध्यम से भी जो है चीजें को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को लॉन्च किया दोस्तों? आपको बताना कि सिमोर्ग जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, ये किसने लॉन्च किया? पहला ऑप्शन लिख रहा है सऊदी अरब, दूसरा लिख रहा है संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, या फिर ईरान, या फिर दक्षिण कोरिया। नाम क्या है? नाम है सिमोर्ग। क्या नाम है? नाम है सिमोर्ग। आप जल्दी से बताइए कि कौन सा देश इसको लॉन्च किया है। तो याद रखें दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ा मेहनत करके एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ईरान। राजधानी कहां पर है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान ने दोस्तों अपना यह सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्च किया है, बनाया है। देखिए एक चीज और याद रखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका के इतने कड़े प्रतिबंध थे, उसके बावजूद जो है ईरान ने बाहर से सामानों को आयात करके और ये जो है साबित करके दिखा दिया कि वो भी इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसे ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर वहां पर है, उसके द्वारा बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ सीडैक होता है, हमारे यहाँ जैसे सीडैक होता है, ऐसे वहां पर ये है। ठीक है, ईरानी हाई परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। एक बात तो आप इसको याद रखेगा। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और आप याद रखेगा जो आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, जैसे जैसे कि पूछा जा सकता है कि भारत का जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे अगर भारत का पूछा जाए तो? ठीक है, तो बताइएगा भारत वाले का नाम है परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि AI बोलते हैं उसको। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भारत का सबसे तेज चलने वाला जो है कंप्यूटर। अगर पूरे दुनिया का पूछा जाए पूरे विश्व में कौन सा है, तो याद रखेगा फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू। ये कहां का है दोस्तों? ये जापान का है। ठीक है, जापान ने अभी अमेरिका और चीन को पीछे करके सबसे तेज चलने वाला जो है सुपर कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम है फुगाकू। ठीक है, और भारत का परम सिद्धि AI है, उसको भी याद रखेगा। बाकी सिमोर्ग कहां का है? तो ईरान का है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इस सुपर कंप्यूटर का नाम, एक बहुत अच्छी चीज है कि किसके नाम पर इसका नाम पड़ा, तो फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया, सिमुर्ग। ठीक है, इसको याद रखेगा। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। यह ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में यह स्थित है। ठीक है, सिमोर्ग कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता कितना है? 56 पेटाफ्लॉप्स है, तो इसको भी याद रखेगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है और पूरे दुनिया का फुगाकू है जो कि जापान से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कोविड प्रतिरक्षा दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज जिसको 2DG के नाम से जाना जाता है, इसका पहला बैच लॉन्च किया गया है। अभी इसके पहले दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था कि कौन सी दवा है। ये घोल करके पीने वाली एक दवा है जो कि कोविड नियंत्रण में बड़ी कारगर साबित हो रही है। ठीक है, 3 अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर के इसका निर्माण किया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? DRDO का है। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेगा कि अभी केवल दवा की लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन इस सप्ताह दवा का पहला बैच जारी किया जा रहा है। मतलब अब यह दवा धीरे धीरे मार्केट में आने जा रही है। तो इसकी लॉन्चिंग किया गया दोस्तों राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस योजना को लॉन्च किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए एक एक पॉइंट को आप धीरे धीरे समझते जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे मैंने बताया DRDO और डॉक्टर रेबुलेटरी। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज, और एक और है दोस्तों जिसका नाम है इनमास। क्या नाम है? इनमास। तो इनमास को भी याद रखेगा, इनमास। ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है, प्लस इसको घोल के पीने वाली दवा है, ये भी याद रखेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। लिख रहा है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 17 मई 2021 को नई दिल्ली में कोविड के लिए सहायक थेरेपी कोविड प्रतिरोधी दवा जिसको 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज कहते हैं, शॉर्टकट में 2DG का नाम दिया गया, उसका पहला बैच लॉन्च कर दिया गया है और उनके द्वारा अब इसको समर्पित किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री को, ताकि वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कर इस दवा के और डिब्बे देश भर के विभिन्न अस्पतालों को आपातकालीन उपयोग के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी यहां पर 3 संस्थाएं हैं जिनमें इनमास है, DRDO है और आपका डॉक्टर रेड्डीज रेबुलेटरी है जिसको DREL भी कहा जाता है। इनके द्वारा दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है, ये पहला बैच जारी हो रहा है। प्लस कह रहा है कि दोस्तों इस दवा के बारे में बता रहा है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीज की तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करती है और नैदानिक परीक्षणों के दौरान पूरक ऑक्सीजन, जो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, उसकी निर्भरता को कम करती है, ताकि जो वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन की कमी का हम सामना कर रहे हैं इससे हमें मुक्ति मिल पाए। यह संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और जो भी वहां पर वायरल इंफेक्शन होता है उसको दूर करती है। यह दवा पाउच के रूप में आती है और पानी में घोल करके इसका सेवन किया जाता है। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, जो एक प्लाज्मा थेरेपी अभी तक चल रहा था कोविड-19 में, प्लाज्मा थेरेपी को ICMR ने क्या कर दिया? हटा दिया है, बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उससे उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था। अभी चल रहा था ना प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता था कि जो भी कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनको कोविड हुआ था और वो सही हो चुके हैं, तो उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ऐसे में उनका प्लाज्मा अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे कोविड से लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर विकसित हो जाएगी। लेकिन यह प्लाज्मा थेरेपी अब ICMR ने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा कारगर नहीं साबित हो पाई जितनी ज्यादा साबित होनी चाहिए थी। तो इसको भी याद रखेगा। देखिए मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन को खींच करके नहीं पढ़ा था। मैं चाहता तो इस प्रश्न को 2 भागों में बांट दिया होता, 2 प्रश्न आपको कराता, लेकिन मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कम से कम समय में मिले ताकि तैयारी बेहतर हो। यहां पर देखिए कर हाल ही में कोविड महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को परामर्श देने के लिए क्या लॉन्च किया गया। देखिए यहां पर भी मैंने 2 क्वेश्चन मर्ज किया एक साथ, ठीक है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले। एक दोस्तों योजना लाया गया बुजुर्गों के लिए और एक योजना लाया गया बच्चों के लिए। ठीक है, 2 योजना आया है। तो बच्चों के लिए दोस्तों जो योजना आया है
याद रखेंगे उस योजना का नाम क्या है, उसका नाम है संवेदना हेल्पलाइन। एक्चुअली में संवेदना हेल्पलाइन है क्या, तो याद रखिए बच्चों को जो है मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह योजना लाया गया है। ठीक है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो है इसके द्वारा इस टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा। ऐसे बच्चों को कॉल किया जाएगा जिनके या तो माता पिता की कोविड की वजह से डेथ हो गई या उनके परिवार में कोई क्या हो पॉजिटिव पाया गया हो, क्योंकि जब किसी के परिवार में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। या कोई ऐसा बच्चा जो कोविड से ग्रसित है तो उनको भी कॉल किया जाएगा, उनको समझाया बुझाया जाएगा और अच्छी चीजों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे एक एक पॉइंट अच्छा काम कर रही है। तो इस संवेदना हेल्पलाइन आया दोस्तों बच्चों के लिए। ठीक है, संवेदना हेल्पलाइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों के लिए जो हेल्पलाइन आया है उसका नाम है एल्डर लाइन हेल्पलाइन। ठीक है, एल्डर लाइन हेल्पलाइन दोस्तों ये बुजुर्गों के लिए आया है और एल्डर लाइन हेल्पलाइन को विकसित किया है दो लोगों ने मिलकर के, एक टाटा ट्रस्ट ने विकसित किया है, एक एनएससी हेल्पलाइन जो है एनएससी फाउंडेशन है उस फाउंडेशन ने विकसित किया। ठीक है, ये दोनों लोगों का बहुत योगदान है किसमें, एल्डर लाइन में। तो ऊपर पहला और तीसरा ऑप्शन मैंने ऐसा बनाया कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन याद रखिए वो एल्डर लाइन हेल्पलाइन जो है बुजुर्गों के लिए है तो उससे संबंधित है। ठीक है, इतनी बात जान गए ना, याद हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो लिख रहा है कि यहां पर बच्चों के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया वो है 1800-121-2830। इसको भी याद रखिएगा। बाकी बच्चों के लिए योजना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी योजना है। ठीक है, उसका नाम है एल्डर लाइन हेल्पलाइन। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और यहां पर ऐसे बच्चे जिनको कॉल किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है टेली काउंसलिंग के लिए, तो वो मैं आपको बता दिया हूं। कर हाल ही में एसएम नरसिम्हन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एसएम नरसिम्हन दोस्तों बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरम का जो है खोज किया था, प्रमेय का खोज किया था, तो अभी उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। याद रखिए क्या थे, ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं दोस्तों। इनको एक ऐसा अवार्ड मिला था जो आज तक किसी भारतीय को मिला नहीं। ठीक है, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड वो अवार्ड था जिसका नाम है किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्या नाम है? किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ये अवार्ड उनको मिला था। इसके अलावा फिर भटनागर पुरस्कार और फिर पद्मश्री वगैरह तमाम इस तरह के पुरस्कार उनको दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने नरसिम्हम शेषाद्री प्रमेय के लिए जाना जाता है। नरसिम्हन एक यही वाले हैं व्यक्ति हैं। ठीक है, और शेषाद्री एक अलग व्यक्ति हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, इस प्रमेय को जन्म दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। 1975 में इनको भटनागर पुरस्कार मिला था और 87 में गणित के लिए इनको विश्व का अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आज की डेट में मतलब 18 तारीख की डेट में दो और लोगों की मृत्यु हुई है। एक नाम है सौराष्ट्र के पूर्व गेंदबाज, बीसीसीआई के ये रेफरी भी रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह जडेजा। इनका जो है कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। और इसके अलावा आईएमए के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ठीक है, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, पद्मश्री पुरस्कार भी जीते थे, जिनका नाम है डॉक्टर के अग्रवाल। इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो कुल 3 लोगों का निधन है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बात याद रखिए, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, आप कभी स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए। स्टडी 91 का ऐप बहुत बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है, थोड़ी सी जानकारी लीजिए इसके बारे में। थोड़ी सी बातें कहूंगा, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय मैं खाली पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं। पहला स्टेप है दोस्तों यहां पर डेली करंट अफेयर का। तो डेली करंट अफेयर पे सीधा सीधा आपको एक कैलेंडर दिया गया है। क्या दिया गया है? एक कैलेंडर दिया गया और उस कैलेंडर पे आप जो भी डेट क्लिक करेंगे उस डेट पर जाकर के आप चीजों को पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं, यहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए इतनी चीजों को कवर किया गया है। यहां पे आप वन लाइनर बुलेटिन पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? वन लाइनर पढ़ सकते हैं। और यहीं पर आप जो है ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। इतनी फैसिलिटी यहां पर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सेक्शन आता है इसका मंथली करंट अफेयर का। क्या आता है? मंथली करंट अफेयर का। तो मंथली वाले सेक्शन में जा करके सेम है, जो जो चीजें वहां पर आपने देखा वही चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। इसका तीसरा सेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है टॉपिक वाइज करंट अफेयर। क्या है? टॉपिक वाइज करंट अफेयर। इस टॉपिक वाइज में दोस्तों याद रखिए हमने कुल 29 कैटेगरी बनाई है। कितनी कैटेगरी बनाई है? कुल 29 कैटेगरी का निर्माण किया है। और ये 29 कैटेगरी ये आपके परीक्षा से संबंधित अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। जैसे आज अगर निधन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये लगे कि पिछले कुछ समय में कितने लोगों का निधन हुआ, तो आप यहां से आकर के ऑर्बिट्री का सेक्शन पढ़ सकते हैं। इसको निधन के नाम से जाना जाता है, आप पढ़िए। अवार्ड हो गया, निधन हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया,
इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, बिल्स एंड एक्ट हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, विश्व में या भारत में प्रथम, वोमेन्स इन न्यूज, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कैटेगरी, कुल मिला जुला के 29 कैटेगरी हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप तैयारी करते हैं। बाकी हर जगह पर इन्हीं सभी चीजों को दिया गया ताकि, क्योंकि इतनी आपकी जरूरत होती है, अगर ये चीजें आपको मिल गई तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये सब चीजें आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसे नहीं खर्च करने। स्टडी 91 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या था दोस्तों, प्रश्न भूल गया क्या मैं, यहां पर देखिए, कह रहा किस कंपनी द्वारा उपसागरीय केबल सिस्टम भारत को सिंगापुर से जोड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, बड़ा हाई फाई टेक्नोलॉजी को लेकर के प्रश्न बना हुआ है। याद रखिए हमारे देश में रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो ने 2 तरह के केबलिंग सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसमें समुद्र के अंदर से क्या किया जाएगा, केबल बिछाया जा रहा है, और वो 2 देशों तक बिछाया जाएगा। मतलब भारत से केबल जाएगा कहां तक, और सिंगापुर तक जाने वाला। भाई कहां तक जाने वाला, सिंगापुर तक। और एक दूसरा केबल कहां तक जाने वाला है, ठीक है, सिंगापुर तक जो केबल जाएगा दोस्तों, उस केबल का नाम दिया गया IAX। क्या नाम दिया गया है, IAX दिया गया। एक और केबल प्रणाली दोस्तों जिसका नाम है IEX। IEX वाला जो दोस्तों ये पूर्व और मध्य एशिया में जाएगा, ठीक है, सॉरी पूर्व मध्य यूरोप तक जाएगा, एक तरह से आप ले लो, ठीक है, तो यहां तक जाने वाला है। अच्छा, इससे क्या होगा दोस्तों, तो हमारी जो है ये इस तरह का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड जो होनी चाहिए इंटरनेट में, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए इस तरह की केबलिंग किया जा रहा है और ज्यादा विस्तार किया जा रहा है। तो यहां पे याद रखेंगे दोस्तों, ये काम करने जा रही रिलायंस जियो, जो कि उपसागरीय यानी सब सी केबलिंग सिस्टम के माध्यम से ये जोड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। लिख रहा है रिलायंस जियो ने भारत में तेजी से बढ़ती हुई डेटा की खपत के आलोक में 2 उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत कर दी है। यह सिस्टम है IAX और IEX, ठीक है, याद रखेगा, जिसमें 200 TBPS, ठीक है, TBPS माने समझते हैं हम लोग, तो MBPS 200 MBPS भी नहीं मिल पाता डेटा। यहां पर MB के बाद आता GB और GB के बाद आता TB, MB के बाद GB और GB के बाद TB आता है। तो 200 TBPS यानी 200 टेराबाइट पर सेकंड तक डेटा का यहां पर ट्रांसफर हो सकेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस स्पीड से डेटा जाएगा। आप कल्पना करो कि कितना ज्यादा तेज स्पीड है। करा रिलायंस जियो के मुताबिक 16,000 किलोमीटर लंबी दोनों केबल बिछाने का काम साल 2024 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। केबल समुद्र के अंदर से जाएगा, आप याद रखो, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। IX केबल भारत को सिंगापुर से जोड़ेगी, जबकि IEX केबल यह भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से कनेक्ट करेगी। इस केबल सिस्टम को भारत और पूरे भारतीय क्षेत्र की डेटा जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, ठीक है। जियो ने इसके लिए विश्व के कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों और विश्व स्तरीय सबमरीन केबल सप्लायर शबकाम के साथ हाथ मिलाया, ताकि इतना बड़ा काम जो 16,000 किलोमीटर तक केबल बिछाने का काम है यह पूरा हो सके। क्योंकि समुद्र के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सबमरीन से काम हो पाएगा, तो इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। IEX सिस्टम से मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी भी मिल पाएगी, तो इसको भी याद रखेगा। वहीं IEX केबल भारत को यूरोप में इटली और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक जोड़ के रखेगी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आज आपके लिए आखिरी प्रश्न कि हाल ही में 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, जल्दी से बताइए 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। एक प्यारा सा इमेज आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। 18 मई को हर साल मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्या मनाया जाता है, 18 मई को हमेशा क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग कल पढ़े थे दोस्तों कि 17 मई को क्या मनाया जाता है, दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को, और परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। आप कहेंगे सर लिख लिए तो बता दिए, अरे उसके अलावा भी है। देखिए 16 मई को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, कृषि पर्यटन दिवस। कौन सा है दोस्तों, कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, कृषि पर्यटन दिवस, इसको भी मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो दिवस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साथ अगर आप 4-4 दिवस पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की आदत मिल जाएगी और थोड़ा सा मैटर भी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। लिख रहा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 से 18 मई को इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ सहयोग और लोगों के बीच में शांति का विकास करने के लिए म्यूजियम एक महत्वपूर्ण साधन है। आप समझो ना कि हमारे जीवन में म्यूजियम की क्या उपयोगिता है। म्यूजियम अगर होता है दोस्तों तो हम जान पाते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृतियां हैं वहां पर लोग क्या इस्तेमाल करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते पीते थे, क्योंकि इसकी जानकारी म्यूजियम से ही मिल पाती है। आप तो
जान रहे होंगे। तो अगर म्यूजियम नहीं रहेगा तो हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का जो विषय था, जो थीम था, उसका नाम है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो सुए अक्साय है, पूछता नहीं परीक्षा में। मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में, इसको याद रखेगा, ठीक है। और इसका स्थापना 1946 में हुआ था। बाकी की चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 16 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, कृषि पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये सभी दिवस 16 मई को मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की ये सीरीज समाप्त होती है। देखिए, अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना हो, चाहे वीडियो, टेस्ट, प्रैक्टिस, तो आप आके जुड़िए। पूरी दुनिया मत घूमिए, एक जगह स्थिर होंगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बेहतर बनने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखिए, स्टडी 91 है तो सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है एक जुनून का, जरूरत है साथ का। इसीलिए तो कहता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। खामोशी छा जाएगी, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेला लग जाएगा, जिस दिन सेलेक्ट होकर तू अपने घर आएगा, ठीक है। तो बस यही दिन याद करिए कि वो कौन सा दिन आने वाला है, जिस दिन सेलेक्ट होकर मैं अपने घर जाने वाला हूं, और उसी दिन दोस्तों आपका स्वागत सत्कार देखिएगा कैसे होता है। तो बस मन लगाकर जुनून के साथ पढ़ाई करिए। देखिए, ये वो समय चल रहा है जब आपके कॉम्पिटिटर सो रहे हैं, बस यही समय है जागने का। आज जाग गए सब कुछ पूरा कर लोगे, अगर आज सो गए तो सब कुछ खो दोगे, ठीक है। आपके कंप्यूटर सो रहे हैं, और याद रखिए, आपको पता है ना, कछुआ धीरे धीरे जरूर चलता है, लेकिन जब खरगोश सो रहा था तभी कछुआ ने जीत हासिल कर ली। अगर खरगोश जगा होता तो क्या कछुआ कभी जीत पाता? कभी नहीं। क्या कछुआ कभी जीत पाता? कभी नहीं जीत पाता। इसलिए याद रखें दोस्तों कि हमेशा आप कछुए की चाल में चलिए, लेकिन कंटिन्यूसली चलते रहिए। ये समय ऐसा है जब लोग सो रहे हैं, तो आज आपको जागने की आवश्यकता है। अगर आज आप जाग गए तो बेशक आप आगे बढ़ जाओगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों आप सभी से कि दोस्तों एक लाइक जरूर दिया करिए। आप लोग लाइक भी नहीं देते, आप लोग कमेंट भी नहीं देते। बहुत मेहनत करके क्लास बनाया जाता है आप लोगों के लिए कि कैसे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मटेरियल दिया जाए। आप पहले के स्टडी 91 के करंट अफेयर को देख लो, बहुत कम समय में आपको करंट अफेयर दे दिया जाता था, और अब जाकर के करंट अफेयर में हमने बहुत अच्छे से सुधार किया है। और कहीं ना कहीं आप कंपेयर करके देख लेना, एक बेहतर मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और जितना अधिकतम हो सकता है वो अधिकतम चीज़ें आपको दी जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।